हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम लर्निंग हिंदी। आज के द हिंदू के एनालिसिस में मैंने 3 आर्टिकल्स लिए हैं डिस्कशन के लिए। जो पहला आर्टिकल है वो गवर्नर से रिलेटेड है। तमिलनाडु के असेंबली ने पास किया कि बेसिकली रिक्वेस्ट किया प्रेसिडेंट से कि एक टाइमलाइन रखा जाए किसी बिल को पास करने के लिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई बिल पास होता है असेंबली से तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस होता है, और गवर्नर अगर डिले करते हैं तो कैसे एक ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, असंवैधानिक काम है ये। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है केशवानंद भारती केस का। केशवानंद भारती केस में आपको जरूर पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पहली बार लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लाया। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि केशवानंद भारती केस से पहले क्या क्या हुआ था और क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ। तीसरा डिस्कशन है आज का मलेरिया के बारे में। गवर्नमेंट मलेरिया इंडिया में एक नोटिफाइबल डिसीज होने वाला है, क्योंकि लगभग 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसको नोटिफाइबल डिसीज किया है अब तक। 3 और स्टेट जो रिमेनिंग है वो भी अब इसको कर देंगे। तो अक्रॉस इंडिया मलेरिया अब एक नोटिफाइबल डिसीज हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी डिसीज नोटिफाइबल हो जाता है तो उसके क्या स्पेसिफिक उसके क्या नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या फिर उसके हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं मलेरिया को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जो कंटेंट है हैंड रिटन फॉर्मेट में, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको जरूर डाउनलोड कर ले। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डिस्कशन के लिए गुबर्नेटोरियल इन एक्शन। गुबर्नेटोरियल मींस लिंक टू गवर्नर। गुबर्नेटोरियल हमेशा गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म को यूज किया जाता है। तो तमिलनाडु में हुआ क्या है कि तमिलनाडु के असेंबली ने काफी सारे बिल पास किए हैं और अभी तक गवर्नर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो काफी समय वेट करने के बाद तमिलनाडु की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन में क्या बात की गई है कि अर्जिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फिक्स ए टाइमलाइन फॉर असेंट टू बी गिवन टू द बिल्स पास बाय द असेंबली, कि गवर्नर्स को एक टाइमलाइन बताया जाए कि जब भी आपके पास कोई बिल आती है असेंबली से तो आपको इतने टाइम के अंदर ही उस बिल को पे एक्शन लेना है। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200, उसमें उनको एक्शंस लेने हैं अपने। तो आप देखें कि होता क्या है कि जब भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है तो बिल जब तक गवर्नर का एसेंट नहीं मिल पाता है तब तक वो बिल कहलाता है, और गवर्नर का एसेंट मिलते ही वो एक्ट बन जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जो स्टेट असेंबली होती है, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट है, तो स्टेट असेंबली में के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर कहीं भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा पार्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा पार्ट है गवर्नर। ऐसे ही अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो गवर्नर एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं स्टेट असेंबली के। तो जब तक कोई बिल अगर स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया है, या फिर जहां पे काउंसिल नहीं है सिर्फ असेंबली है, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है बिल को, तो वो बिल जब गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उसको असेंट करेगा, तब जाके वो एक्ट बनेगा, अदरवाइज तब तक वो बिल रहेगा। ठीक है, तो जब भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बिल पास करता है तो वो जाता है राजभवन यानी गवर्नर ऑफिस। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन हैं अंडर आर्टिकल 200। पहला ऑप्शन ये है कि असेंट दे दिए अपने, कि अपना मुहर लगा दिया और जो बिल है वो एक्ट बन गया। ठीक है, दूसरा है रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नर को ऐसा लगा, गवर्नर के ओपिनियन में ऐसा लगा कि इस बिल को दोबारा रिकंसीडर करने की जरूरत है फॉर वेरियस रीजंस, तो वो दोबारा बिल को भेज सकते हैं स्टेट असेंबली के पास में। स्टेट असेंबली उसको रिकंसीडर कर सकता है, या फिर जो गवर्नर ने सुझाव दिए हैं उस सुझाव को रिकंसीडर कर सकता है। तो चाहे सुझाव को इंक्लूड करे या ना करे, दोनों ही केसेस में जब दोबारा असेंबली उस बिल को पास करती है तो दोबारा जाएगा एक गवर्नर के पास। और अगर कोई भी बिल जब दोबारा गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर को असेंट देना ही देना है, ये मैंडेटरी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व किया सकता है। अगर कभी भी कोई नेशनल मामले पे अगर वो बिल किसी हाई कोर्ट के जज के पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करता है, या फिर कुछ नेशनल मैटर पे उसका इंपैक्ट हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशंस में उस बिल को रिजर्व किया सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। चौथा ऑप्शन है विथहोल्ड एसेंट। ठीक है, विथहोल्ड एसेंट। तो 4 ऑप्शन से विथहोल्डिंग एसेंट काफी कंट्रोवर्शियल प्रोविजन रहा है अभी तक। ऐसा दिखता है कि विथहोल्ड एसेंट मींस कि गवर्नर अपना एसेंट न दे अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक, लेकिन अनलिमिटेड टाइम पीरियड
कि इसमें कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो अनलिमिटेड पीरियड तक गवर्नर इस बिल पर नहीं बैठ सकते। आप समझ सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब आर्टिकल 200 के प्रोविजंस फ्रेम किए होंगे तो कभी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि विथहोल्डिंग एसेंट मींस की विथहोल्डिंग एसेंट फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी यहां पे गवर्नर ऑफिस को लेकर बेसिकली 3-4 टाइप की कंट्रोवर्सीज हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में है और तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में भी, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला की विथहोल्डिंग एसेंट। दूसरा कंट्रोवर्सी है कि जब भी हंग असेंबली होती है तो चीफ मिनिस्टर्स के सिलेक्शन में। तीसरा प्रॉब्लम है कि कैसे जो गवर्नर्स हैं अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं टू इंटरफेयर इन द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली 3-4 प्रकार की समस्याएं गवर्नर ऑफिस को लेके। तो ये सारी जो समस्याएं ये तब होती हैं जब सेंटर में कोई गवर्नमेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और जब भी वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी होती है तब गवर्नर के साथ फ्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3-4 प्रकार के इश्यूज होते हैं गवर्नर ऑफिस को लेके। यहां पे हमारा जो डिस्कशन है वो है विथहोल्डिंग एसेंट। ठीक, अब देखें, अब विथहोल्डिंग एसेंट कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि आप देखें कि गवर्नर के केस में गवर्नर कैसे डिसीजन लेते हैं। देखिए, गवर्नर के पास रियल अथॉरिटी नहीं है। गवर्नर एक नॉमिनल हेड है स्टेट के। जो रियल हेड है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नर अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो गवर्नर को जो डिसीजन लेना है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुझाव देंगे गवर्नर को वही डिसीजन लेना है। ऐसी बात की गई है आर्टिकल 154 में। तो आप देखें कि अगर यहां पे बात की गई विथहोल्डिंग एसेंट का, अगर गवर्नर अपना एसेंट विथहोल्ड करते हैं तो ये भी कब करेंगे? वो जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो एडवाइस करेंगे तभी करेंगे वो। ठीक है, यानी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब वो एडवाइस करेंगे कि गवर्नर को कि आप एसेंट मत दीजिए बिल को, तो गवर्नर अपना एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं। अब देखें, कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ने बिल को पास किया है वो गवर्नमेंट क्यों एडवाइस करेगी गवर्नर को कि एसेंट न दें? कई बार ऐसा होता है कि बिल पास होने के बाद जब गवर्नर के पास बिल जाता है या फिर प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो अब दोबारा उस पर सोचने समझने लगती है कि क्या कुछ प्रोविजंस में चेंज करना है, नहीं करना है, बिल को क्या वापस ले लिया जाए। तो कुछ जो है गवर्नमेंट को कुछ नया इनपुट हो तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एडवाइस करे गवर्नर को कि आप बिल को एसेंट न दें। ऐसा होता है यूके में। दूसरी बात यह हो सकती है कि गवर्नर के पास बिल गया, अभी एसेंट नहीं दिया है गवर्नर ने, तब तक बीच में सरकार चेंज हो गई, तो जो नई सरकार आएगी वो फिर दोबारा सुझाव दे सकती है गवर्नर को इस बिल को आप पास ना करें क्योंकि ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था, हमारा एजेंडा ये नहीं है। तो उस केस में भी जो गवर्नर एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नर को डिसीजंस लेने हैं वो अंडर आर्टिकल 154 लेने हैं कि अगर एसेंट को विथहोल्ड करना है, एसेंट देना है, सारी चीजें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह एक विडंबना यह है, आप देखें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, देखिए जो स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली बेसिकली जो लोगों का विल है उसको सिंबलाइज करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जितने भी असेंबली में लेजिस्लेटर्स हैं वो चुन के जाते हैं, लोग उनको चुनते हैं, लोगों की समस्याएं लेके वहां पर जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, लोगों की समस्याओं पे कानून बनते हैं। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है इट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है कानून बनाने के लिए। लेकिन विडंबना यहां पे ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कानून बनाने के लिए, लेकिन अब बात आ जाती है गवर्नर की कि गवर्नर सिट्स ओवर द हेड ऑफ द असेंबली, कि गवर्नर चाहे तो कानून बने, ना चाहे तो ना बने। तो कहीं ना कहीं एक तरह का कह सकते विरोधाभास है कि कैसे संविधान क्या कहता है और एक्चुअल में है क्या, कि जब भी अगर गवर्नर चाहे कि किसी कानून को नहीं बनाना है तो गवर्नर उसको डिक्लाइन कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए उस बिल को असेंट ही ना दें। ठीक है, अब बात यह है कि गवर्नर के पास कोई रियल पावर नहीं होता है। तो अगर गवर्नर ने ये डिसाइड किया कि मुझे इस बिल को असेंट नहीं देना है तो गवर्नर ने क्यों किया? क्या गवर्नर के पास रियल पावर्स हैं? नहीं, गवर्नर के पास रियल पावर्स नहीं, गवर्नर के पास सिर्फ नॉमिनल पावर्स हैं, और जो भी पावर्स गवर्नर के पास हैं उसको एक्सरसाइज करेंगे तभी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक अपॉइंटेड अथॉरिटी
एक अपॉइंटेड अथॉरिटी के पास सुपीरियर पावर्स हैं कंपेयर टू एक इलेक्टेड बॉडी से। तो जो रियल पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, स्टेट असेंबली में होते हैं, गवर्नर के पास नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा मामला हुआ, पहले भी काफी सारा हुआ है ऐसे केसेस। इसी में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस में पॉइंट आउट करूंगा जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केसेस में बात की कि द गवर्नर हैज टू एक्ट इन हार्मोनी विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कि जैसा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं तो उसके हिसाब से ही गवर्नर को काम अपने करने हैं, अनलेस की कोई डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी एक्सरसाइज करना पड़े। आप देखिए जो पहला इंपॉर्टेंट केस आया था वो था पुरुषोत्तम निम्बू देरी केस, ये 1962 में आया था। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कि संविधान कहीं भी ये बात नहीं कहता है कि इतने समय के अंदर गवर्नर को डिसीजन लेना है, लेकिन गवर्नर मस्ट ऑनर द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है बिल उसको जरूर पास करें, और गवर्नर को जो भी काम करना है इट शुड बी इन हार्मोनी विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसे ही आप दूसरा केस देखें, शमशेर सिंह केस, कि इसमें ये भी बात की गई कि जहां पे भी अगर गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन में काम करना है, यानी कि जहां पे भी डिस्क्रिशनरी पावर्स अवेलेबल है गवर्नर को, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 356, जब भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है स्टेट में और गवर्नर, ऐसे केसेस में गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल को, तो अगर ऐसे एक्सेप्शनल केसेस को हटा दिया जाए तो बाकी सारे केसेस में गवर्नर हैज टू एक्ट इन हार्मोनी विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, उसकी इतर काम नहीं करना चाहिए। अब देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नर का जो डिसीजन है, या फिर ये कहें इनडिसीजन, क्योंकि विथ होल्डिंग एसेंट मीन्स कि इनडिसीजन, ठीक है, इनडिसीजन को क्या चैलेंज किया सकता है कोर्ट में। देखें, अभी तमिलनाडु का जो केस है, तो तमिलनाडु के गवर्नर ने कोई रीजन नहीं दिया है कि क्यों उन्होंने एसेंट नहीं दिया बिल को, और अगर वो कोई रीजन देंगे तो उस रीजन को चैलेंज किया सकता है कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो आर्टिकल 361 है ये इम्यूनिटी देता है गवर्नर को, कि गवर्नर का कोई भी एक्शन है, इनएक्शन है, जब तक गवर्नर ऑफिस में उसको चैलेंज नहीं किया सकता है। ठीक है, तो गवर्नर ने ऑफिस में रहते हुए कोई भी डिसीजन लिया तो उसको चैलेंज नहीं किया सकता, ये इम्यूनिटी अवेलेबल गवर्नर्स को। लेकिन अगर गवर्नर ने एसेंट विथहोल्ड किया, ठीक है, अपनी मुहर नहीं लगाई, और मुहर ना लगाने के पीछे उन्होंने कुछ कारण दिया, तो उस कारण को चैलेंज किया सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद केस में कहा भी कि अगर वो जो कारण है, अगर वो ग्राउंड है, अगर वो मेलाफाइड है, ठीक है, या फिर अल्ट्रा वायरस है, तो the governor's action of refusal can be struck down as unconstitutional। अगर जो कारण दिया गवर्नर ने, अगर वो मेलाफाइड है, गलत कारण है वो, तो गवर्नर के उस कारण को स्ट्रक डाउन किया सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर विथहोल्डिंग एसेंट, गवर्नर अपना एसेंट विथहोल्ड किया और कारण दिया, और उस कारण को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, तो गवर्नर के पास अब बस 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप एसेंट दें, या बिल को रिटर्न करने असेंबली के पास, या फिर बिल को लेके जाए आप प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु के केस में कोई कारण नहीं दिया गया है, तो ऐसा कोई जो गवर्नमेंट है वहां की, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ क्लैरिफाई करे कि कितने टाइम लिमिट में गवर्नर्स को अपने एक्शंस लेने हैं। ठीक है, अब बात करें कि क्या जो बड़ी बड़ी कमीशंस बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए, या फिर ये कि स्टेट सेंटर रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए, उनका क्या रिकमेंडेशन रहा है। तो एक पॉपुलर कमेटी थी, आपको जरूर पता होगा, वेंकट चलिया कमेटी 2002 में बैठी थी। इस कमेटी का बेसिकली नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2000 बैठी थी कमेटी। इस कमेटी ने कहा, वेंकट चलिया कमेटी ने कहा, बेसिकली जो वेंकट चलिया थे, जस्टिस वेंकट चलिया, वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का समय होना चाहिए जिसके अंदर गवर्नर को डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, विद इन विच द गवर्नर हैज टू टेक डिसीजन वेदर टू गिव एसेंट और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। एसेंट देना है या फिर बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है, ये 6 महीने के अंदर तय हो जाना चाहिए। आप देखें, उससे पहले 80s में सरकारिया कमीशन ने एक सुझाव ये दिया। सरकारिया कमीशन बेसिकली 2 बातें कही। पहली बात, सरकारिया कमीशन ने कहा कि जो भी बिल को असेंबली में लाया जा रहा है, ड्राफ्ट बिल को, वो बिल
प्रायर रिकमेंडेशन के बाद लाया जाए गवर्नर के, तो प्रायर कंसल्टेशन अगर गवर्नर से हो रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर कंसल्टेशन पहले हो चुका है उसके बाद अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया है असेंबली में, तो जब बिल दोबारा जाएगा एसेंट के लिए गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास कोई कारण नहीं है उस बिल को एसेंट न देने का। पहली बात ही सरकारिया कमीशन ने कही। सरकारिया कमीशन ने दूसरी बात क्या कही कि टाइमलाइन फॉर इट्स डिस्पोजल, कि एक टाइमलाइन, जैसे कि वेंकटचलिया कमीशन ने कहा उसी तरीके से सरकारिया कमीशन ने भी कहा कि एक टाइमलाइन होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइप पीरियड में जो बिल है उसको डिस्पोज किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन विथहोल्डिंग एसेंट के बारे में, या फिर ये कहें कि गुबर्नेटोरियल इनएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेंट। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है केशवानंद भारती केस। देखिए, केशवानंद भारती केस 1973 में आया, और इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि कल 24 अप्रैल था, 24 अप्रैल को 50 साल हुए केशवानंद भारती केस को। 24 अप्रैल 1973 में जजमेंट आया था और 50 साल इसको हो गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ, आजाद भारत के इतिहास में या फिर एक कॉन्टेम्पोरेरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है ये, क्योंकि आप देखें कि पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी या फिर एक लेजिस्लेचर जुडिशरी का जो रिलेशनशिप है उसको परमानेंटली चेंज कर दिया, या फिर एक परमानेंटली एक लिमिटेशन हो गया पार्लियामेंट के ऊपर। क्या लिमिटेशन हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, कि कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको चेंज करने के पास आपके पास पावर ही नहीं है। तो जो केशवानंद भारती केस हुआ, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हुआ, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुआ। कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट था लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। देखें, जब आजादी का मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय भी जो लीडर्स थे वो प्लान कर रहे थे कि जब भारत आजाद होगा तो हमारे क्या क्या स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमें सबसे पहले लेने हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था जब भारत आजाद हुआ कि पॉवर्टी का, या फिर ये कहें इन अदर टर्म्स वेल्थ इनइक्वालिटी। तो वेल्थ इनइक्वालिटी अगर सोसाइटी में है तो करना क्या है? वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो अच्छा, वेल्थ क्या था उस समय? उस समय जो प्रोमिनेंट वेल्थ था वो लैंड था। देखिए, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री रही है, आज भी एग्रीकल्चर का बहुत प्रोमिनेंस हमारी इकोनॉमी, भले ही हमारी इकोनॉमी सर्विसेज बेस्ड हो, लेकिन एग्रीकल्चर आज सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो सबसे बड़ा जो वेल्थ था उस समय हमारा एग्रीकल्चरल लैंड था, या फिर ये कहें प्रॉपर्टी। और अगर वेल्थ इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, तो उस वेल्थ इनइक्वालिटी को कैसे कम करना है? कम कैसे करना है कि जो लैंड सरप्लस लैंड है उसको एक सीलिंग लगाया जाए कि एक आदमी इतना लैंड अपने पास रख सकता है, उसके बाद सरप्लस लैंड है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो लैंडलेस लोग हैं उनके बीच में। अब देखिए, इसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने आर्टिकल 39 बी और सी लाया कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। आर्टिकल 39 बी और सी लाया। क्यों? इसमें बात की गई कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं यहां पे वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी हटाने के लिए, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ही भारत आजाद हुआ, तो सबसे जो प्रोमिनेंट स्टेप्स तमाम गवर्नमेंट्स ने वो ये लिए कि लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाना। तमाम गवर्नमेंट्स ने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लेके आए। और देखिए, ये वो भी समय था 40s-50s का कि जबकि चाइना में, सोवियत यूनियन में लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, कहीं कलेक्टिवाइजेशन हो रहा था। तो उस समय लैंड एक इंपॉर्टेंट वेल्थ था किसी भी कंट्री में, और अगर इनइक्वालिटी कम करना है तो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है। और चूंकि हालांकि लैंड का जो इश्यू है ये कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट कंट्रीज में हुआ करता था, इंडिया के भी जो लीडर्स थे वो सोशलिस्ट माइंडेड थे। ठीक है, तो इनका भी एक एजेंडा ये था कि जो लैंड है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दोज हु आर लैंडलेस। अब देखें, इसके लिए बात की गई टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसमें बात की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या था? कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट जिसमें बात की गई थी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसमें बात की गई थी कि आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगेन आर्टिकल 31 में बात की गई थी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय लॉ, किसी को स्टेट उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता है।
तो तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने कानून बनाया। अब हुआ क्या, इस सभी कानून को चैलेंज किया जाने लगा हाई कोर्ट्स में। तो तमाम हाई कोर्ट्स में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को चैलेंज किया गया। इसको देखते हुए पंडित नेहरू की गवर्नमेंट ने उसमें डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि एक अमेंडमेंट लाते हैं कि जितने भी कभी भी स्टेट चाहे तो डेवलपमेंट पर्पस, विकास के लिए किसी का भी लैंड को एक्वायर कर सकता है, पहली बात। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि कुछ ऐसा प्रोविजन लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं उनको वो चैलेंज ना हो पाए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो पंडित नेहरू की गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट लाया। और फर्स्ट अमेंडमेंट किसकी बात की गई? फर्स्ट अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने ऐड किया आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31A में गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर्पस के लिए किसी की भी जमीन ले सकती है। आर्टिकल 31B में गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया। 9th शेड्यूल में क्या है कि अगर कोई भी एक्ट बनाया जा रहा है और एक्ट में ही ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये एक्ट पार्ट ऑफ 9th शेड्यूल रहेगा, तो उस एक्ट को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तो नहीं है ऐसा, 2008-9 के बाद जो भी एक्ट अगर 9th शेड्यूल में लाया जा रहा है उसको चैलेंज किया सकता है, लेकिन कुछ समय है कि उससे पहले लगभग 63-64 के एक्ट्स ऐसे हैं जो कि 9th शेड्यूल में हैं जिनको आज भी चैलेंज नहीं किया सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने दो प्रोविजंस लाए, आर्टिकल 31A, 31B। 31A में गवर्नमेंट किसी की भी लैंड एक्वायर कर सकते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए, और आर्टिकल 31B यानी 9th शेड्यूल में किसी भी एक्ट को रख दिया जाए तो उसको चैलेंज नहीं किया सकता। बेसिकली इसको बनाया गया था कि जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स पास कर रहे थे उन एक्ट्स को इसमें रखा जाए कि उन एक्ट्स को चैलेंज न किया सके हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसको चैलेंज किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में, ठीक है। तो जो पेटिशनर्स थे उनका कहना यह था कि देखें, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि देखें, बेसिकली आर्टिकल 12 से लेके पार्ट 3 आपका शुरू होता है जो भी फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, और बिगिनिंग में ही आर्टिकल 13 में ही ये बात कही गई है कि स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कह सकते हैं एक तरह से हटा दे के फिर खत्म कर दे या फिर कम कर दे, ठीक है। तो स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। तो पेटिशनर्स का कहना यह था, देखिए बात की गई थी, एक जो वर्ड लॉ इसमें यूज किया गया है उसके इंटरप्रिटेशन का मामला था यहाँ पे। तो लॉ की बेसिकली इसमें बात की गई, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, रूल्स, रेगुलेशंस, बाईलॉस या फिर इवन कस्टम्स भी, ठीक है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया सकता जो कि लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो। ऐसी बात की गई थी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। अब देखें, जो पेटिशनर्स थे उनका कहना यह था कि ये जो अमेंडमेंट है ये एक लॉ है, ठीक है, ये एक लॉ है। तो और चूंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रिवेंट करता है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया सकता जो कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा सके। तो जो पेटिशनर्स ने उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक तरह का लॉ है और लॉ नहीं बना सकता लोगों के अधिकार छीनने के लिए। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है, यानी कोई भी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, कोई बिल पास हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस उसकी बात हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात नहीं कर रहा है। देखें, जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास दो तरह के पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके तमाम तरह के जो गवर्नमेंटल फंक्शंस या फिर ये कि तमाम तरह के जो बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस वो बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करती है पार्लियामेंट जब भी उसको संविधान में बदलाव लाने हैं, तब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो शंकरी प्रसाद केस में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है इसमें जो वर्ड लॉ यूज किया गया है, लॉ हमेशा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात नहीं करता है। क्योंकि जो नेक्स्ट इसका सब क्लॉज है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, उसमें फिर डिटेल में कहा गया है कि कौन क्या क्या चीजें जो है लॉ हो सकती हैं। उसमें
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहां पे ये कहा गया कि जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है वो डिफरेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से, और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करके अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का जो लिमिटेशन है वो लागू नहीं होगा, और अगर लागू नहीं होगा तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकता है, इवन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनट्रिमेबल, यानी कि अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। अब देखें, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस हुआ गोलकनाथ केस। उसके बाद हुआ क्या कि पार्लियामेंट के पास पावर हो गया, पार्लियामेंट कुछ भी चेंजेस कर सकती है, तो तमाम तरह के अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्हीं अमेंडमेंट्स को 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में सुप्रीम चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में बेसिकली एक 11 बेंच का जज था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरप्रिटेशंस किए आर्टिकल 368 के, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के जो प्रिवेंट करता है किसी भी तरह का चेंजेस फंडामेंटल राइट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है ये सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है, ठीक है, ये पावर की बात नहीं करता है। यानी कि आर्टिकल 368 आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकें। जो पावर है लॉ बनाने का वो अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है उसकी, ये पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेजिस्लेटिव पावर है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स कि लेजिस्लेटिव पावर इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और अगर लेजिस्लेटिव पावर पे लिमिटेड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑपरेट करता है, या फिर ये कहें कि लेजिस्लेटिव पावर को लिमिट करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कि कोई लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके किसी फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं किया सकता, तो सिमिलरली जो लिमिटेशन है वो भी ऑपरेट करेगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर उस पर भी। तो दो बातें, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 368 आपको पावर नहीं देता, सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है कि किस प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लेजिस्लेटिव पावर इज सेम एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तीसरी बात क्लैरिफाई किया, जो वर्ड अमेंडमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट का मतलब यह है माइनर चेंजेस, माइनर मॉडिफिकेशंस, थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं, मेजर अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कुछ रिजर्वेशन देना है किसी कम्युनिटी को, तो चेंजेस हो सकते हैं। कोई कमीशन बनाना है तो संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े बदलाव हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को चेंज कर दे, जैसे कि आप कह दें कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट नहीं है, ठीक है, तो ये बड़ी बदलाव है। या फिर एक इंडिया एक रिपब्लिकन स्टेट नहीं है, इंडिया की रिपब्लिक नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इतने बड़े बदलाव नहीं किया सकते। अमेंडमेंट का मतलब ये है कि छोटे बहुत चेंजेस किया सकते हैं जो कि गवर्नेंस के लिए जरूरी हैं, बड़े बदलाव नहीं किया सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैड नो पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पे लिमिटेशंस डाल दी कि पार्लियामेंट लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा नहीं सकता। अब इसके रिएक्शन में पार्लियामेंट ने कुछ चेंजेस किए। पार्लियामेंट ने क्या चेंजेस किए कि 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने लाया और पार्लियामेंट ने खुद को अनलिमिटेड पावर दे दिया फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए। इसमें क्या कहा गया कि पार्लियामेंट हैज पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के पार्लियामेंट किसी फंडामेंटल राइट को बदलाव कर सकती है, फिर किसी फंडामेंटल राइट को हटा सकता है। दूसरा अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट, इसमें गवर्नमेंट ने, जैसे कि आप मैंने बताया कि पहले अमेंडमेंट में आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B लाया गया था, 25th अमेंडमेंट में आर्टिकल 31C लाया गया। आर्टिकल 31C में दो बातें की गई। पहला बात ये कहा गया कि अगर गवर्नमेंट कभी भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 39B और C, 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए, बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून चेंजेस लाती है तो
जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उसमें इसको चैलेंज नहीं किया सकता, सिर्फ इसलिए कि वो जो आर्टिकल 14, 19 और 31 है उसको वायोलेट करते हैं। तो कोई भी कानून आता है जो आर्टिकल 13 वही ऐसा ये कहता है वो कानून कि अगर आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट कर रहा है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता कि ये कानून जो है इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद आर्टिकल 14, 19 एंड 31। आर्टिकल 31C में दूसरी बात क्या की गई? दूसरी बात यह कहा गया कि अगर such laws cannot be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy, कि अगर वो कानून ऐसा कहता है कि हम इस पॉलिसी को ला रहे हैं, लेकिन अगर वैसी पॉलिसी नहीं लाई जाती है तो भी इसको चैलेंज नहीं किया सकता। बेसिकली ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट ने अपने आपको एक अथॉरिटी दी कि आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कोई भी किसी फंडामेंटल राइट को हटा सकते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बेसिकली 14, 19 और 31 के अंडर में जो फंडामेंटल राइट्स थे। दूसरी बात ये थी कि जो जुडिशियल रिव्यू का पावर था सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कई केसेस में, उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अब रिएक्ट किया केशवानंद भारती केस में 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही इसमें। तो बेसिकली एक तरह का एक कॉम्प्रोमाइज भी था, लेकिन एक इनोवेटिव डॉक्ट्राइन भी इवॉल्व हुआ, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सुप्रीम कोर्ट देखिए उस समय चैलेंज किया था कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं, सोशल रिवोल्यूशन लाना है देश में, जो कि एक कमिटमेंट था फ्रीडम फाइटर्स का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सोशल डॉक्यूमेंट। ठीक है, सोशल डॉक्यूमेंट, और सोशल डॉक्यूमेंट किस बेसिस पे है? इट इज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल से फ्रीडम स्ट्रगल बेस्ड था, या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक कमिटमेंट्स थे, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडेप्ट होना पड़ेगा उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कि इसको चेंज किया सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात यह भी कही कि पार्लियामेंट के पास डेलीगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, अगेन फिर जो दूसरा पॉइंट था वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ओरिजिनल, और ये पार्लियामेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट पावर था, और पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास डेलीगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था इंडिया में। यानी कि जो मेंबर्स थे असेंबली के, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते थे डिपेंडिंग उनकी प्रायोरिटीज क्या है, कैसा गवर्नेंस है, कैसी सरकार होनी चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है, तो पार्लियामेंट कैनॉट राइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेंज द वेरी फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के ऊपर नहीं जा सकता कि संविधान के जो बेसिक ढांचा है उसी को बदल दे। तो संविधान का ही प्रोडक्ट है पार्लियामेंट, और संविधान ने कुछ लिमिटेशंस रखे हैं पार्लियामेंट के ऊपर, और पार्लियामेंट को उसी लिमिटेशंस के अंदर में काम करना है। और लिमिटेशंस क्या हैं? दैट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कैरेक्टर है उसका, वो अच्छा, ये फीचर्स क्या हैं? ये फीचर्स हैं, बेसिकली इन्हीं फीचर्स को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, तमाम अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्रोविजंस जो है, या फिर ये जो फीचर्स हैं, ये इसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ओवर टाइम फीचर्स इवॉल्व हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट हो सकता है ओवर टाइम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उनको नहीं बदला जा सकता। तो एक तरह का पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिटेशन हो गया कि ये बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें कि और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यहां पे जो आर्टिकल 31C में जो 2 प्रोविजंस थे, तो पहले प्रोविजन को अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरे प्रोविजन जहां पे जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया था, जुडिशियल रिव्यू के पावर को हटा दिया गया था, ऐसे लॉज को रिव्यू करने के लिए, उसको स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ठीक है,
तो ये था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस काफी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, काफी सारे इसके क्रिटिसिज्म्स भी हैं और काफी सारे इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लोग हों, सभी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये अब रहने वाला है और इसी के दायरे में रख के जो भी बदलाव किए जाने हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये था डिस्कशन केशवानंद भारती केस पे। जो तीसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है मलेरिया के बारे में। देखें, मलेरिया को अभी तक 33 स्टेट्स ने नोटिफाइबल डिसीज डिक्लेयर किया है इसको। कुछ स्टेट्स ऐसे थे लाइक बिहार, मणिपुर और पुडुचेरी, इन्होंने अभी तक इसके नोटिफाइबल डिसीज डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन ये तीनों स्टेट भी अब इसको नोटिफाइबल डिसीज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। किसी भी डिसीज को अगर नोटिफाइबल डिसीज डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर है या फिर पब्लिक प्रैक्टिशनर है, यानी प्राइवेट डॉक्टर है या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर है, सबको ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो जैसे कि आप देखें कि जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स जाते हैं इवन प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी, और उन डॉक्टर्स को पता चलता है कि इस पेशेंट को टीबी है, उस डॉक्टर को के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो डॉक्टर रिपोर्ट करेगा जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनको कि ये पर्टिकुलर पेशेंट इस नाम का फला जगह से इसको टीबी की बीमारी है। इसी तरीके से मलेरिया के केस में भी, मलेरिया भी अब पूरे देश भर में नोटिफाइबल डिसीज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर देखें किसी भी जो रेलेवेंट अथॉरिटी अगर उसको रिपोर्ट किया जाए तो होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास एक डाटाबेस होगा कि किस रीजन में कितने मलेरिया के पेशेंट्स हैं और उनको ट्रैक करना, ट्रीट करना, या फिर ये कहें कि वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना कि मलेरिया के ना फैले वहाँ पे। तो बेसिकली यही इसका रीजन है। अब देखें, गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं कि मलेरिया फ्री बाय 2017, ठीक है, किसी को मलेरिया ना हो, और जो मलेरिया डिसीज इसको एलिमिनेट कर दिया जाए बाय 2030। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस भी लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ, क्योंकि ट्राइबल रीजन में मलेरिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या कर रही है कि टू एलिमिनेट मलेरिया इन ट्राइबल एरियाज, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। यही नहीं, कुछ पोर्टल्स बनाए गए हैं लाइक HIP मलेरिया पोर्टल की, यहाँ पे रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग हो सके थ्रू एन इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर नोटिफाइबल डिसीज हो गया है तो इस पोर्टल पे सभी को रिपोर्ट करना है क्या क्या मलेरिया के डिसीज हैं, कहाँ पे कितने हैं। दूसरी बात यह है कि पीरियोडिक रीजनल मीटिंग्स होती हैं जिसमें रिव्यू किया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट के स्टेप्स लिए हैं उनका क्या आउटकम है, क्या फीडबैक है, क्या और स्टेप लेने हैं। तो आप देखें कि इंडिया एक तरह का हाई बर्डन और हाई इम्पैक्ट कंट्री है जहाँ तक मलेरिया की बात है। तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने कि रिपोर्ट किया कि 2020 में जो मलेरिया के केसेस डिक्लाइन हुए हैं कंपेयर टू 2019। तो आप देखें कि जितने भी इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं या फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, यहाँ पे मलेरिया का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें या फिर साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पे इंडिया की इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने रिपोर्ट किया कि 2020 में रिपोर्ट ऐसा हुआ कि 2020 में जो मलेरिया केसेस हैं वो कम हुआ कंपेयर टू 2019। अब देखें कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं बिटवीन 2015 एंड 2022, 2015-2022 के बीच में जितने भी मलेरिया केसेस थे उसमें 85% की कमी आई, और मलेरिया से होने वाले जो डेथ थे उसमें लगभग 83.4% की कमी आई। गवर्नमेंट ने तमाम सारे स्टेप्स लिए हैं उसको रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। इसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है। जो एक्सपर्ट्स उनका कहना यह है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, इनफैक्ट गरीब बच्चे 5 गुना ज़्यादा वल्नरेबल है मलेरिया को लेके, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है मलेरिया का, ऐसा 5 गुना ज़्यादा चांस है उसको लेके। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो मदर्स अनएडुकेटेड हैं या फिर रूरल एरियाज में रहती हैं उनके बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं मलेरिया को लेके, या फिर कि मलेरिया की बीमारी उनको हो सकती है या फिर मलेरिया के चलते वो मर सकते हैं। ऐसी बात की गई है कि जहाँ पे भी जिन मदर्स का एजुकेशन कम है वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं उसके बच्चे। तो जरूरी ये है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो टारगेट पॉपुलेशन वहाँ पहुँचा जाए, जो भी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है मलेरिया को उसको लेके, तभी हम जाके जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-13 है उसको अचीव कर सकते हैं, और जो SDG टारगेट है 2030 का उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन द एनजीओ एनालिसिस को लेके। थैंक यू वेरी मच।